हेलो एवरीवन, मैं हूं के पटेरिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू लाइफ स्किल एजुकेशन। देखिए, हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। यह सभी क्वेश्चंस यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चंस का सेट 2। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो सेट 1 को भी देखिएगा, और सेट 2 के बाद सेट 3, 4, 5 भी आएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन की बात की गई थी 1973 के केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में। ये केस इंडिया में काफ़ी फेमस और इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि इस केस में एक जुडिशियल इनोवेशन हुआ। और जुडिशियल इनोवेशन ये हुआ कि जो भारत के संसद को अधिकार है संविधान में संशोधन करने का, उसका संसद दुरुपयोग ना कर पाए। दुरुपयोग कैसे? दुरुपयोग ऐसे कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन ऐसा होना चाहिए कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ना बदले। अब बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बना रहना चाहिए, हमारा जो इलेक्शन वाला सिस्टम है वो बना रहना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम होना चाहिए, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात की गई थी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस, यानी कि हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। देखिए, भारत में संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और इसमें एक सब सेक्शन ऐड किया गया फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 का सब सेक्शन बना 21A, और इस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर। कई बार ये एज भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए आपको एज भी याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल। देखिए, कोई बिल मनी बिल है या फिर मनी बिल नहीं है, इसको डिसाइड करने का कंप्लीट पावर होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के हाथ में। और अगर लोकसभा के स्पीकर महोदय या महोदया ने ये डिसाइड कर लिया कि ये बिल मनी बिल है, तो आप स्पीकर को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। अब मान लो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि मनी बिल को डिसाइड करने का पावर किसके हाथ में है, लेकिन आप जब एग्जाम देने जाएं तो आपसे पूछा जाए कि ये बिल मनी बिल है या नहीं, ये किस आर्टिकल के तहत डिसाइड होता है। देखिए, आर्टिकल 110 में मनी बिल की डेफिनेशन दी हुई है, और 110 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, स्टेट लेवल पर फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं एडवोकेट जनरल, और सेंटर लेवल पर फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 76 के तहत। आर्टिकल 76 में मेंशन्ड है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट महोदय करेंगे, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी रखता हो। दोबारा से सुन लीजिए, अगर किसी व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी है, तब उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे ही एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि जैसे आर्टिकल 76 में
अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट की बात की गई है, ऐसे ही किस आर्टिकल में एडवोकेट जनरल के अपॉइंटमेंट की बात की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये भारत के चुनिंदा फेमस केसेस में से एक है। कहानी वहां से शुरू होती है जब 1979 में उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने एक कमीशन बनाया और ये भारत का सेकेंड कमीशन था बैकवर्ड क्लासेज के लिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि पहला कमीशन कब आया। तो 1979 में जब सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बना और इसके हेड बनाया गया एक सांसद थे बीपी मंडल, इन्हीं के नाम पे इस कमीशन को मंडल कमीशन भी कहा जाता है। तो 1979 में कमीशन बन गया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि ओबीसी के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 27% का रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन कहानी का मोड़ वहां पर आया जब जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, और जनता पार्टी की सरकार नहीं रही तो ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। कुछ समय गुजरा, 1989, 90, 91 का दौर आया और उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में 27% रिजर्वेशन की पॉलिसी को अप्लाई किया गया और साथ में 10% रिजर्वेशन ऐड किया गया इकोनॉमिकली वीकर क्लास के लिए। तो अब न केवल सोशली और एजुकेशनली बल्कि सोशली और एजुकेशनली के अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन को ऐड किया गया था। तो टोटल रिजर्वेशन यहां पर कितना हो गया? 37% जो नया ऐड हुआ। इसके अलावा आपको पता है कि एससी के लिए और एसटी के लिए रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है। तो इसी दौरान स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट पूरे भारत में हो रहा था और इस स्टूडेंट के प्रोटेस्ट से इंस्पायर्ड होकर के इंदिरा साहनी जी जो कि एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था और केस का जजमेंट आया था 16 नवंबर 1992। तो ये केस है इंदिरा साहनी केस। इसमें मेजोरिटी 6-3 से 9 जज बेंच ने जजमेंट दिया था और यही वो केस है जिसमें यह भी तय किया गया था कि आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं रख सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा? जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है रिजर्वेशन फॉर ओबीसी से। देखिए, पहले वीडियो में भी मैंने बोला था डिटेल्ड डिस्कशन, डिटेल्ड एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप सीधा क्वेश्चन आंसर पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सिर्फ एक क्वेश्चन और उसका आंसर सीखेंगे जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं रहेगा। हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर देयर इन द 8th शेड्यूल? देखिए, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेज हैं, लेकिन जब भारत का संविधान बना था उस समय इसमें 22 लैंग्वेजेज नहीं थी। उस समय लैंग्वेजेस थी सिर्फ और सिर्फ 14। सबसे पहले 14 लैंग्वेज के बाद जिस लैंग्वेज को ऐड किया गया वो लैंग्वेज थी सिंधी। सिंधी को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में और इसके बाद में ऐड किया गया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड हुई 71st अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 1992 में और इसके बाद में भी एक एडिशन हुआ और ये एडिशन था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली का। ये एडिशन किया गया 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय 14 लैंग्वेजेज 8th शेड्यूल में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन फिर ऐड किया हमने सिंधी को। सिंधी के बाद हमने ऐड किया कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को और इसके बाद हमने ऐड किया बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली को। अब यहां पर एक दिलचस्प बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं इंडिया में और वो सभी क्लासिकल लैंग्वेजेज
इन 22 लैंग्वेजेस का पार्ट हैं और इन 22 भाषाओं में इंग्लिश को इंक्लूड नहीं किया गया। ये अलग बात है कि इंग्लिश इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज होती है, पर इंग्लिश शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि वो 6 क्लासिकल लैंग्वेज जो इन 22 भाषाओं में शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले तो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और एक भाषा और बच गई, ये आप मुझे कमेंट में आंसर देके बताएंगे कि 6वीं क्लासिकल भाषा कौन सी है, जो कि भारतीय संविधान के पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक 8th शेड्यूल में मेंशन है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन फॉर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। देखिए, आप जानते हैं भारत में एक बड़ा ही इनफेमस स्लोगन था आया राम गया राम पॉलिटिक्स का। जनता चुनती थी किसी पार्टी को, लेकिन उस पार्टी के मेंबर अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे और सरकार बना लेते थे। इसको आया राम गया राम की राजनीति कहा जाता था। आया राम गया राम की पॉलिटिक्स जो थी वो एक डेमोक्रेसी के लिए कभी अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए एक अमेंडमेंट किया गया, 52nd अमेंडमेंट, और देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद संविधान बन गया, लेकिन हमने इस अमेंडमेंट को करने में थोड़ी सी देर की, लेकिन फिर भी एक अमेंडमेंट हुआ, 52nd अमेंडमेंट 1985 में, जो कि एक सराहनीय कदम रहा। इस अमेंडमेंट को एंटी डिफेक्शन एक्ट भी कहा जाता है और इसके तहत बने एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको कर दिया जाएगा डिस्क्वालीफाई ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो इस 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1985 में हुआ था, इसने एक नया शेड्यूल ऐड किया था, शेड्यूल 10। तो हमारा आंसर हो गया शेड्यूल 10, यानी कि ऑप्शन ए एक राइट आंसर है। एक और कहानी आपको बताता हूं। 52nd अमेंडमेंट में एक बात मेंशन थी कि अगर कोई भी पार्टी के 1/3 मेंबर्स पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, उसको माना जाएगा मर्जर। लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट किया गया, 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, और इस अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया कि अगर 2/3 मेंबर पार्टी छोड़ के जाएंगे तब उसे मर्जर माना जाएगा। यानी कि जो 52nd अमेंडमेंट में मेंशन था कि 1/3 मेंबर अगर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसे मर्जर माना जाएगा, उसको चेंज करके हमने क्या कर दिया, 2/3। ये किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। देखिए, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, और अगर आप इन क्वेश्चंस को साथ में इनके साथ जो एनालिसिस है उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्शन करवाने से कोई नहीं रोक सकता। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड दैट शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन लास्ट सिटिंग इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। देखिए, सत्र बुलाए जाते हैं, जैसे आपने सुना कि ये विंटर सेशन है, ये मानसून सेशन है, तो कोई अगर सत्र बुलाया गया है उसकी लास्ट सिटिंग से लेकर के अगला जो सत्र बुलाया जाना है उसकी फर्स्ट सिटिंग के बीच में कितना हम मैक्सिमम गैप रख सकते हैं। देखिए, ये मैक्सिमम गैप तय किया गया 6 मंथ। अगर हम ऐसा ना करते तो शायद संसद का सत्र कई बार नेता ना बुलाते। ऐसे होने की संभावना संविधान निर्माताओं को थी, इसलिए जिस समय संविधान का निर्माण किया गया तो उसी समय ये प्रोविजन रखा गया, ये प्रोविजन मेंशन किया गया आर्टिकल 85 में। और आर्टिकल 85 कहता है कि किसी सेशन की लास्ट सिटिंग से दूसरा जो नया आने वाला सेशन है उसकी फर्स्ट सिटिंग के बीच का जो मैक्सिमम गैप होगा वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको 6 महीने के अंदर अंदर में दूसरा सेशन बुलाना पड़ेगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस हैज बीन डिस्क्राइब्ड। देखिए,
सिंपल क्वेश्चन है। आर्टिकल 368 में कंप्लीट प्रोसेस दे रखी है कि अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो आप संविधान में संशोधन करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे, कौन बिल को टेबल कर सकता है, किस हाउस में बिल रखा जाएगा, क्या आप लोअर हाउस में रख सकते हैं, क्या आप इस बिल को अपर हाउस में रख सकते हैं, या फिर लोअर या अपर दोनों में से किसी भी हाउस में बिल को टेबल किया जा सकता है। दिस इज मेंशन्ड in the article 368 of Indian Constitution. Now moving to the last question of this set 2 का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। देखिए, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बात सही है, पार्लियामेंट के सभी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसमें दोनों इंक्लूड कर लिया गया, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। पहला जो ऑप्शन था इसमें पार्लियामेंट के मेंबर की बात की गई थी, स्टेट के मेंबर की बात नहीं की गई। दूसरे ऑप्शन में स्टेट असेंबलीज के मेंबर की बात की गई, पार्लियामेंट के मेंबर्स की बात नहीं की गई। लेकिन ऑप्शन सी में हमने पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों की बात की, सो वी विल चूज ऑप्शन सी, दैट इज आवर राइट आंसर। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट members of both the houses of parliament as well as elected members of state legislative assemblies। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब से ही आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।